अब देखें जो एक्यूट ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस है, इसकी भी नेम से ही जाहिर हो गया कि आपकी जो ट्यूब्यूल्स हैं उनकी क्या हो रही है, नेक्रोसिस हो रही है। बेसिकली आपको पता है कि इस तरह करके आप लोगों की जो है वो किडनीज की ट्यूब्यूल्स होती हैं, इधर क्या होते हैं, इधर आपके जनाब ये सारे एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है। तो अगर क्या हो, अब ये देखिए ये वाले जो एपिथेलियल सेल्स हैं ये क्यों मर सकते हैं, तो एक तो ये है कि इनको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो वो अब ये ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स कौन लेके आ रहा है, ब्लड लेके आ रहा है। इट मींस आपको प्रॉपर क्या पता चल गया कि अगर इनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो ये वाले जो सेल्स हैं वो मर जाएंगे, या क्या है कि कोई आके इधर इनको मार दे, मींस कि कोई नेफ्रो कोई ऐसी चीज आए आप लोगों की किडनीज के अंदर, कोई ऐसी ड्रग आ जाए या कोई भी ऐसी चीज आ जाए जो कि आके इन दूसरा हमारे जो सेल्स हैं ट्यूब्यूल्स के उनको मार दे, तो उससे क्या हो जाएंगे, ये मर जाएंगे, इनकी नेक्रोसिस हो जाएगी। इट मींस आपको क्या पता चल गया कि आपकी किडनी की जो ट्यूब्यूल्स हैं उनकी क्यों नेक्रोसिस हो सकती है, एक तो बिकॉज ऑफ इस्कीमिया, कि उधर जो है वो प्रॉपर ब्लड नहीं जा रहा, जब प्रॉपर ब्लड नहीं जा रहा इट मींस के उधर प्रॉपर जो है वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे, तो जाहिर सी बात है वो वाले जो सेल्स हैं वो फंक्शन कर रहे हैं, तो वो जो है वो मर जाते होते हैं। तो एक तो इस्कीमिया की वजह से हो सकता है, दूसरा क्या है कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी, मींस कि आप लोगों की कोई ऐसी आपने चीज ले लिया है या कोई ऐसा नेफ्रोटॉक्सिक सब्सटेंस है जो आपकी किडनी के अंदर चला गया और आपके किडनी के जो ट्यूब्यूल्स हैं उनको डैमेज कर रहा होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से ये वाले जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे। अब ये वाले जो सेल्स हैं ये जब डैमेज हो जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये इधर ट्यूब्यूल्स के अंदर अकामुलेट हो जाते होते हैं, तो जब ये अकामुलेट हो जाते होते हैं तो ये इस शक्ल में आ जाते हैं, ट्यूब के शक्ल में आ जाते हैं, तो इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम कास्ट कह देते हैं, मींस के ये सांचे में आ गए। तो ये वाली जो कास्ट होती है इसको हम टिपिकली कहते होते हैं ग्रेन्युलर कास्ट, या इसको हम क्या कहते होते हैं, मडी ब्राउन कास्ट, ठीक है। तो आपने मस्ट मस्ट कुछ इस तरह की जो कास्ट है वो आप लोगों को मिल रही होती है, इसके अंदर जो की पॉइंट है वो यही है कि आप लोगों को क्या मिल रहा होता है, ग्रेन्युलर कास्ट मिल रही होती है, आप लोगों को क्या मिल रहा होता है, या मडी ब्राउन कास्ट आप लोगों को कह सकता है। तो ये वाली ग्रेन्युलर कास्ट किसकी बनी हुई है, ये बेसिकली आप लोगों के जो स्लफ्ड ऑफ ट्यूब्यूलर सेल्स हैं, ये वाले जो सेल्स है ना जो कि इधर से लैदा हो गए, जो कि मार के इधर से लैदा हो गए, ये बेसिकली वही सेल्स तो हैं जो कि इस ट्यूब के ल्यूमन के अंदर आ गए, ठीक है। इट मींस ये वाली जो एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस है इसमें क्या है कि आप लोगों के सेल्स मर रहे हैं और वो लैदा होकर ट्यूब के अंदर जा रहे हैं और वो जो है उधर इकट्ठे हो रहे हैं और वो जो है वो कास्ट बना रहे होते हैं। अब ये बेसिकली ये वाला जो इवेंट है ये 3 स्टेजेस के अंदर होता है। सबसे पहले क्या होता है, इंसाइटिंग इवेंट होता है, मींस के सबसे पहले क्या होगी, आप लोगों की जो इंजरी है वो होगी, वो इंजरी किस वजह से हो सकती है, इस्कीमिया की वजह से। इस्कीमिया होगा, आप लोगों का ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं जाएगा, ठीक है, जब आप लोगों का ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं जाएगा तो आप लोगों के जो ट्यूबुलर सेल्स हैं वो मर जाएंगे, वो ट्यूबुलर लूमन से अलग हो जाते हैं। अब इसके अंदर मस्ट मस्ट आपने याद रख लेना है, अगर तो इस्कीमिया हुआ है उसकी वजह से ट्यूब्यूल्स की नेक्रोसिस हो रही है तो उस केस में आपकी दो ट्यूब्यूल्स मेनली अफेक्ट, दो ट्यूब्यूल के जो पार्ट्स हैं वो मेनली अफेक्ट हो रहे होते हैं, एक तो आपकी प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और दूसरा आप लोगों का जो है वो थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने ये वाला जो डायग्राम है वो इस्कीमिक एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस कौन कौन सा पार्ट जो है वो डैमेज हो रहा है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। एक तो आप लोगों का थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और दूसरा जो है वो प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। तो ये मेनली जो है ये डैमेज हो रहे होते हैं। ये क्यों डैमेज हो रहे होते हैं, ये बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं, ये बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं तो इनकी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की जो डिमांड है वो भी बहुत ज्यादा है। तो जब भी कम सा ब्लड कम होता है तो ये वाले जो पार्ट्स हैं ये मेनली ससेप्टिबल होते हैं इंजरी के, ठीक है। तो ये मेनली डैमेज हो रहे होते हैं। देन आपको सिंपली पता होना चाहिए कि बेसिक के लिए आप लोगों की जो किडनीज के पार्ट्स मेड्यूला के अंदर होते हैं, ठीक है। बेसिकली ये जो उसने डायग्राम दिखाई है ना, इससे ऊपर ऊपर वाला जो आपको पता है ना कि आपकी जो किडनीज होती हैं उनका इस ये वाला जो पार्ट होता है बाहर वाला उसको कोर्टेक्स कहते हैं, अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको हम मेड्यूला कहते हैं। तो आपने ये चीज बेसिकली मेरे स्टार्ट वाले लेक्चर्स के अंदर भी मैंने पढ़ाई हुई है कि आप मैं आप लोगों को एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस बता रहा था और उसमें एक काज जो है वो इस्कीमिया बता रहा था। तो आपने क्या याद रख लेना है, यहाँ से एमसीक्यूज आता है कि जब भी किडनी के अंदर इस्कीमिया होता है तो उस केस में किडनी का मेनली जो पार्ट इफेक्ट होता है दैट इज मेड्यूला, ठीक हो गया। तो मेड्यूला क्यों इफेक्ट होता है, बेसिकली इसके अंदर जो आपके नेफ्रॉन के पार्ट होते हैं ना, अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोग ये वाली डायग्राम देखें ना तो ये बड़ी उसने मजे की पिक्चर बनाई हुई है। यहाँ से ऊपर जो भी आपका नेफ्रॉन का पार्ट होता है वो किडनी के कोर्टेक्स के अंदर होता है, मीन्स के बाहर वाले एरिया के अंदर क्या होगा, यहाँ से ये जो भी ऊपर आपका ये ग्लोमेरुलस है, ये जो ऊपर जो भी ट्यूब्यूल्स हैं ये सारी कहां पे होंगी, आप लोगों के किडनी के कोर्टेक्स के अंदर होती हैं। जबकि इधर से जो नीचे वाला पार्ट होता है ना वो आपका मेड्यूला के अंदर होता है। इट मींस कि अगर किडनीज का इस्कीमिया हो रहा है तो कौन सा किडनीज का पार्ट मेनली डैमेज होगा, ये वाला जो मेड्यूला वाला पार्ट है, ठीक है। मींस के इधर जो भी आप लोगों की नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स हैं तो इधर क्या क्या होता है, इधर आप लोगों का थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है और साथ में आप लोगों की प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल होती है। तो आपका क्या एमसीक्यूज क्लियर हो गया कि अगर बंदे को इस्कीमिया होता है तो मेनली क्या डैमेज होगा, इस केस में आप लोगों का दो चीजें डैमेज होगी, एक तो प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और दूसरा जो है वो थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो है वो मेनली डैमेज होता है। दूसरी हम बात कर रहे थे कि नेफ्रोटॉक्सिसिटी मींस कि आपका इस्कीमिया नहीं हुआ लेकिन कोई चीज ऐसी आ गई है आप लोगों की रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर जो कि डायरेक्टली सेल्स को डैमेज कर रही है। तो अब इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें आप लोगों की मेडिसिन हो सकती हैं, लाइक अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स हो सकती हैं,
अब अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में कौन सी ये एंटीबायोटिक्स हैं बेसिकली, इसमें आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन आ जाती है, इसमें आपकी जेंटामाइसिन आ जाती है। फॉर एग्जांपल जेंटामाइसिन इधर आ गई और वो क्या कर रही है, वो डायरेक्टली इधर जो है वो डैमेज कर रही है रीनल ट्यूब्यूल्स को, ठीक है। तो इट मींस कि इसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रोटॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब होता है कि किसी चीज के लिए डैमेजिंग होना, तो ये नेफ्रॉन के लिए डैमेजिंग है तो इसको हम नेफ्रोटॉक्सिक कह देते हैं। या आप लोगों की रेडियो कंट्रास्ट डाई, ये मैंने आप लोगों को रेडियो कंट्रास्ट एजेंट पहले भी काफी दफा बता चुका हूं। आपको बताया कि जब आप लोग सीटी स्कैन वगैरह करने लगते हो तो पहले आप लोग एक रेडियो कंट्रास्ट एजेंट जो है वो बंदे के अंदर इंट्रावेनसली इंजेक्ट करते होते हो ताकि आपको जो पिक्चर है वो जरा क्लियर आए। तो आपको मैंने बताया था कि जब भी किडनीज इंजर हुई पड़ी हो तो उस केस में आपने कभी भी रेडियो कंट्रास्ट एजेंट जो है वो यूज नहीं करना, बिकॉज ये किडनीज को मजीद इंजर कर देगा। बिकॉज ये क्या होता है, नेफ्रोटॉक्सिक होता है। जब आप लोगों की किडनीज के अंदर जाएगा तो ये क्या कर सकता है, डायरेक्टली ट्यूब्यूल्स को डैमेज कर सकते हैं, वहां की जो है वो नेक्रोसिस करवा सकता होता है। एक इसमें ये आ जाता है। देन आप लोगों का लेड आ जाता होता है। उसके बाद आपका जनाब सिस प्लाटिन आ जाता होता है। अब ये जो सिस प्लाटिन है ये बेसिकली कीमोथेरेपी ड्रग होती है, ठीक है। मींस के ये कौन से लोगों को दी जाती है, ये आप लोगों के जो कैंसर वाले लोग होते हैं ना उनको दी जाती है। तो ये कीमोथेरेपिक ड्रग है जो कि जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं उनको मार देती है। तो जब ये पहुंचती है आप लोगों की किडनीज के अंदर तो ये उसके लिए भी क्या होती है, डैमेजिंग होती है। तो सिस प्लाटिन आ जाता है। उसके बाद आपका जो एमसीक्यूज आया वो यहां से आया है। एक इथाइलिन ग्लाइकोल से मेनली एमसीक्यूज आया है और दूसरा आप लोगों का ये क्या कहते हैं, रेब्डोमायोलाइसिस से मेनली एमसीक्यूज आया, अगर मैं बात बताऊं इस टॉपिक में से। अब क्या है कि इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है, आप लोगों की ये गाड़ियों के अंदर एज एंटी फ्रीज एजेंट जो है वो यूज होता है। अब ये क्या है कि ये इथाइलिन ग्लाइकोल मेनली है क्या, या एक तरह की अल्कोहल है, लेकिन ये वाली जो अल्कोहल है ये टॉक्सिक अल्कोहल होती है, ये डैमेजिंग होती है। इसका जो कलर होता है वो ब्लू होता है और ये स्वीट इन टेस्ट होती है। तो अब कुछ लोग जो है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर बच्चे हैं जिसको नहीं पता तो वो घर में बोतल पड़ी है तो वो जूस समझ के पी सकते हैं, या क्या कि कोई बंदा खुदकुशी करने के लिए जो है वो इसको पी सकता है इथाइलिन ग्लाइकोल को। या क्या है कि किसी की अल्कोहल की तलब पूरी नहीं हो रही तो उसको और कोई मिल नहीं, वो इसको उठा के पी लेगा। तो अगर आपने ये वाली जो इथाइलिन ग्लाइकोल है ये पी ली तो ये आप लोगों की किडनीज के लिए बहुत ज्यादा डैमेजिंग होती है। एक तो ये डायरेक्टली नेफ्रोटॉक्सिक होती है, आपकी किडनीज को जो है वो तबाह बर्बाद कर देगी, जाके डैमेज कर देगी। देन दूसरा ये क्या है कि जब इथाइलिन ग्लाइकोल का मेटाबॉलिज्म होता है तो इससे बहुत ज्यादा ऑक्सलेट बनता है। ये मैंने आप लोगों को जब ऑक्सलेट स्टोन्स पढ़ाई है तो उधर भी पढ़ा के आया हूं। तो इथाइलिन ग्लाइकोल से क्या बनता है, ऑक्सलेट बनता है। तो जब भी आप लोगों को इथाइलिन ग्लाइकोल से एमसीक्यूज आएगा तो मोस्टली आपको कहेगा कि मुझे किडनीज के अंदर जो है वो ऑक्सलेट क्रिस्टल्स मिल रहे हैं। तो आपको क्या पता चल गया, ये वाला जो बंदा है इथाइलिन ग्लाइकोल वाला वो आपके पास कैसे प्रेजेंट कर जाएगा, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस के साथ। ये आप लोगों ने लिख लेना है। एक उस बंदे के अंदर आपको क्या मिलेगा, अल्टर्ड मेंटल, वो प्रॉपर अपनी दिमागी हालत के अंदर नहीं होगा, हो सकता है बेहोश हुआ पड़ा हो, या प्रॉपर अपनी दिमागी हालत के अंदर नहीं होगा। तो एक उस बंदे के अंदर आप लोगों को अल्टर्ड मेंटल स्टेटस मिलेगा। साथ में जारी सी बात है आप लोगों को ये एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस मींस के एक्यूट रीनल फेलियर जो है वो उस बंदे के अंदर मिल रही होगी, और साथ में आप लोगों को ऑक्सलेट क्रिस्टल्स मिल रहे होंगे, और साथ में आप लोगों को ये ग्रैन्युलर कास्ट मिल रही होगी, मडी ब्राउन कास्ट मिल रही होंगी। तो अगर ये सारी चीजें मिल रही हैं तो आपका डायग्नोसिस क्या बन जाएगा, इस बंदे ने मोस्ट प्रोबेबली जो है वो इथाइलिन ग्लाइकोल पी हुई है, ठीक है। तो इस चीज का आप लोगों को पता होना चाहिए। देन हमारे पास क्या आ जाता है, देन हमारे पास जो है वो यूरिक एसिड आ जाता होता है इन ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। अब यूरिक एसिड इन ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में इसका क्या मतलब है, अब बेसिकली होता क्या है कि एक बंदा है और उसको क्या है कि ट्यूमर है, उसको कोई कैंसर है, उसको आपने क्या दे दिया, सिस प्लाटिन दे दी। अब ये वाली जो सिस प्लाटिन है, फॉर एग्जांपल जो कैंसर सेल्स हैं बहुत ज्यादा रैपिडली डिवाइड कर देते हैं, जब ये बहुत ज्यादा रैपिडली डिवाइड कर देते हैं तो इनको सिस प्लाटिन जाके मार देती है। जब आप लोगों के जो सेल्स हैं वो मरते हैं तो इनसे प्यूरिन्स रिलीज होती हैं, इनसे जो है वो पायरामिडीन्स रिलीज होती हैं। तो ये वाली जो प्यूरिन्स है ना, इनको जब हम तोड़ते होते हैं तो यहाँ से क्या बन जाता है, यूरिक एसिड। तो अब क्या होगा, एक बंदा है जिसके अंदर ट्यूमर है, तो आपने क्या दिया उसको, कीमोथेराप्यूटिक ड्रग दी। जब आपने उसको कीमोथेराप्यूटिक ड्रग दी तो क्या होगा, आपका बहुत ज्यादा जो है वो यूरिक एसिड बनेगा। जब आपका यूरिक एसिड जो है वो बहुत ज्यादा बनेगा तो ये बहुत ज्यादा किडनीज के अंदर जाएगा। तो जब ये बहुत ज्यादा किडनीज के अंदर जा रहा है, किडनी के ट्यूब्यूल के अंदर जा रहा है, तो ये आपकी किडनी की ट्यूब्यूल के लिए बहुत ज्यादा डैमेजिंग होता है। अगर वाटर का इंटेक कम है, अगर तो वाटर ज्यादा होगा ना तो फिर ये डैमेजिंग नहीं होता है, ये इधर से फ्लश आउट हो जाता है। लेकिन अगर क्या होगा, वाटर का इंटेक कम होगा तो आपका ये वाला जो यूरिक एसिड है ये किडनीज के लिए डैमेजिंग होता है, नेफ्रोटॉक्सिक होता है। तो ये क्या करवा सकता है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस जो है वो करवा सकता है। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम की इन डिटेल सेंटर नहीं मस्कुलोस्केलेटल या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मैंने पढ़ाया हुआ है। उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि आप लोग कोई कीमोथेरेपी ड्रग देते हो और आपके ये वाले जो ट्यूमर सेल्स है ये बहुत ज्यादा टूटना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आप लोगों की बॉडी के अंदर यूरिक एसिड जो है वो बहुत ज्यादा हो सकता है, जो कि आप लोगों की किडनीज को जाके डैमेज कर सकता होता है। तो इसी वजह से वो लोग जो कि कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स ले रहे हो उनको हम क्या कहते होते हैं, उनको हम ज्यादा से ज्यादा जो है वो वाटर इनटेक का कहते हैं, ताकि अगर यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो वो फ्लश आउट हो जाए। देन हम लोगों को एक ड्रग देते होते हैं जिसको हम एलोपूरिनोल कहते होते हैं। अब ये वाली जो एलोपूरिनोल ड्रग है ये क्या करती है, ये प्यूरिन्स को टूटने नहीं देती यूरिक एसिड के अंदर, तो अब आपका यूरिक एसिड नहीं बनेगा, ये आपकी किडनीज को जाके डैमेज नहीं करेगा। तो हम जो है वो एलोपूरिनोल भी देते होते हैं।
एक यहां से एमसीक्यूज आ गया इथाइलिन ग्लाइकोल वाला और यूरिक एसिड वाला। देन हमारे पास आ गया मायोग्लोबिन यूरिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर क्या होगा, रेब्डोमायोलाइसिस होती है। रेब्डोमायोलाइसिस का क्या मतलब है कि आपके जो है वो मसल्स का टूट जाना, ठीक है। अगर आपके मसल सेल्स टूटना स्टार्ट हो जाए, स्केलेटल मसल जो है वो टूटना स्टार्ट हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रेब्डोमायोलाइसिस कहते होते हैं। अब रेब्डोमायोलाइसिस के अंदर क्या हो रहा है कि आपके जो मसल सेल्स हैं वो टूट रहे हैं। जब आप लोगों के मसल सेल टूट रहे हैं तो इधर से दो चीजें रिलीज होंगी, एक तो इधर से कैराटिन काइनेज रिलीज होगा, सी के रिलीज होता है, ये आपका एंजाइम है। तो अगर आपके मसल्स टूट रहे हैं तो आप लोगों को उस बंदे के ब्लड के अंदर सी के एंजाइम मींस के कैराटिन काइनेज जो है वो काफी ज्यादा मिल रहा होगा। देन दूसरा जो इधर से चीज रिलीज होगी वो होगा मायोग्लोबिन। अब ये वाली जो मायोग्लोबिन इधर से रिलीज हो रही है ये ब्लड के अंदर आ जाएगी, और ब्लड से इवेंचुअली जो है ये आप लोगों की किडनीज के अंदर पहुंच जाएगी, और किडनी से जारी सी बात आप लोगों की किडनीज के ट्यूब्यूल्स के अंदर पहुंच जाएगी। तो जब ये इधर पहुंचती है तो ये क्या होती है, ये बहुत ज्यादा डैमेजिंग होती है हमारी किडनी के ट्यूब्यूल्स के लिए, सेल्स के लिए। तो ये उनको क्या कर देती है, उनकी नेक्रोसिस करवा देती है, उनको मार देती होती है। तो अब आप लोगों को एमसीक्यूज यहां से कैसे आएगा, आपका रेब्डोमायोलाइसिस की आपको हिस्ट्री देगा। अब ये वाला जो बंदा होगा इसके मसल्स टूट रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप लोगों को साथ में क्या मिल जाएगा, माई एल्जिया जो है वो उस बंदे के अंदर मिल जाता होता है। माई मींस मसल्स, एल्जिया मींस के पेन। तो आप लोगों को एक तो उस बंदे के अंदर जो है वो मसल्स पेन मिल जाएगी, देन मसल वीकनेस उसके अंदर मिल जाती होती है। देन तीसरी बात ये कि अब ये वाला जो मायोग्लोबिन है ये उसकी किडनीज के अंदर आ रहा है, और ये इवेंचुअली जो है वो उसके यूरिन का पार्ट बन जाएगा। तो जब भी आपका जो मायोग्लोबिन है वो यूरिन के अंदर जाता होता है तो आपका यूरिन जो है वो डार्क हो जाता होता है, तो दूसरी उस बंदे के अंदर आपको जो है वो डार्क यूरिन मिल जाता होता है। अब रेब्डोमाइलाइसिस की आपको हिस्ट्री कैसे देगा, मोस्टली आपका ना कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि आपके ऊपर जो है फॉर एग्जाम्पल एक दो चार ईंटें गिर गई आपके बाजू के ऊपर, आपके मसल्स के ऊपर, तो वो मसल्स टूट जाएंगे। वो मसल्स टूटेंगे तो वहां से क्या रिलीज हो जाएगा, वहां से जनाब ये मायोग्लोबिन जो है वो रिलीज हो जाएगा, और ये जाके आपकी किडनीज को डैमेज कर सकता है, और जिसकी वजह से एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो सकता है। ये जो एमसीक्यूज यूवर्ड के अंदर आया हुआ था उसने आपको सीजर्स की हिस्ट्री दी हुई थी कि एक बंदा है उसको मायोक्लोनिक सीजर्स हुए हैं, ठीक है। अब सीजर्स के अंदर क्या होता है कि बंदा फटफड़ाता है, जब फटफड़ाता है तो उसके जो मसल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो वो मसल्स डैमेज होंगे, वहां से मायोग्लोबिन रिलीज होगा, वो आपकी किडनीज के अंदर जाके आपकी जो किडनीज है उनको डैमेज करवा सकता होता है, ठीक है। तो कुछ भी आप लोगों को हिस्ट्री, आपको ट्रॉमा की हिस्ट्री दे सकता है, आपको सीजर्स की हिस्ट्री दे सकता है, आप लोगों को सेप्सिस की हिस्ट्री दे सकता है, या आपको ओवर एक्सर्शन की हिस्ट्री दे सकता है। ओवर एक्सर्शन वाला एमसीक्यूज भी आया हुआ था, ठीक है। वो फॉर एग्जाम्पल आपको कह सकता है कि एक आर्मी मैन है और वो गर्म वेदर के अंदर उसने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की है, तो जब बंदा बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करता है तो उसमें भी आपके बहुत ज्यादा मसल टूटते हैं, तो उसकी वजह से भी आप लोगों को ये मायोग्लोबिन यूरिया हो सकता है, और जिसकी वजह से क्या है कि आप लोगों का ये मतलब एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस जो है वो हो सकती होती है, ठीक हो गया। तो ये चीज आप लोगों को पता चल गई कि रेब्डोमायोलाइसिस से कैसे एमसीक्यूज आएगा, पीछे कोई मसल के टूटने की हिस्ट्री होगी, और साथ में माइयाल्जिया होगा, मसल वीकनेस होगी, डार्क यूरिन होगा, तो आपका डायग्नोसिस क्या बन जाएगा, और साथ में ब्लड के अंदर कैराटिनिन का इनेज का जो लेवल है वो इंक्रीज होगा, आपका डायग्नोसिस क्या बन जाएगा, रेब्डोमायोलाइसिस जो है वो आपका डायग्नोसिस बन जाता है। या क्या होगा अगर फॉर एग्जांपल अब बेसिकली ना मायोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हीम ग्रुप होता है, वो वाला जो हीम है ना वो बेसिकली आप लोगों की जो किडनीज हैं उसके लिए डैमेजिंग होता है। अब ये वाला जो हीम है ना ये सिर्फ मायोग्लोबिन के अंदर नहीं होता, ये आपके जो हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर भी तो हीम होता है ना, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर एक बंदा है उसके जो आरबीसीज हैं वो बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, तो आपको बताया अगर आप लोगों के जो आरबीसीज हैं वो बहुत ज्यादा टूटते हैं तो वहां से भी क्या रिलीज होगा, वहां से भी ये जो हीम है हीमोग्लोबिन है वो रिलीज होता है। तो अगर आप लोगों का जो हीमोग्लोबिन है वो पहुंच जाए आप लोगों की किडनीज के अंदर तो ये आप लोगों की किडनीज के लिए डैमेजिंग होता है, बिकॉज इसके अंदर भी क्या होता है, हीम ग्रुप होता है, ठीक है। तो आपको क्या पता चल गया, दोनों चीजें, चाहे आप लोगों का मायोग्लोबिन यूरिया हो चाहे आप लोगों का हीमोग्लोबिन यूरिया हो, तो ये दोनों जो है ये आप लोगों की किडनीज के लिए जो है वो टॉक्सिक होते हैं, नेफ्रोटॉक्सिक होते हैं, ठीक है। तो इस चीज का आप लोगों को पता होना चाहिए। अब बात ये आ जाती है कि अगर बंदे को जो डैमेज है वो बिकॉज ऑफ नेफ्रोटॉक्सिसिटी हुआ है, तो बताओ कौन सा एरिया डैमेज होगा। तो आपको पता है अगर कोई बंदा गोलियां चला रहा है तो सबसे पहले जो आगे खड़े हैं बंदे वो मरेंगे ना, तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। आपको पता है अगर ये कोई भी नेफ्रोटॉक्सिक एजेंट जो है वो एंटर करेगा आप लोगों की किडनीज के अंदर तो सबसे पहले वो कहां जाएगा, आप लोगों की प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर जाएगा। इट मींस कि इस केस के अंदर आपकी कौन सी ट्यूब्यूल्स जो डैमेज होती हैं, दोज आर प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, मस्ट मस्ट आपने याद रख लेना है कि इन केस ऑफ नेफ्रोटॉक्सिक एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस कौन सा एरिया में डैमेज होता है किडनीज का, तो दोज आर पीटीज मींस के प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स जो हैं वो मेनली डैमेज हो रही होती हैं। खैर अब हमने क्या करवा दिया, इंसाइटिंग इवेंट जो है वो करवा दिया, मींस कि हमने जो इंजरी है वो करवा दिया। अब जब इंजरी हो गया तो आपको पता है ट्यूब्यूल्स जो है वो डैमेज हो चुकी हैं, ट्यूब्यूल्स डैमेज हो चुकी हैं, तो अब ये क्या है कि जारी सी बात है अब आप लोगों की ट्यूब्यूल्स जो है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे, प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह है कि अब इधर से फ्लूइड जो है वो प्रॉपर्ली फ्लो नहीं कर पाएगा, बिकॉज आप लोगों की जो ट्यूब्यूल्स हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट हुई पड़ी हैं। तो अब बताओ जब आप लोगों का जो फ्लूइड है, अब एक तो आपकी ट्यूब्यूल्स डैमेज हुई पड़ी हैं, दूसरा आप लोगों का इधर से जो फ्लूइड है वो इधर से प्रॉपर्ली फ्लो नहीं कर पा रहा, तो उसकी वजह से अब बताओ आपका यूरिन प्रॉपर
बन पाएगा? सर जी यूरिन प्रॉपर नहीं बन पाएगा। बताओ, आप उस बंदे को प्रॉपर यूरिन आएगा? सर जी यूरिन नहीं आएगा। इट मींस कि अब उस बंदे को जो है वो कम यूरिन आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते होते हैं? इसको हम ओलिगो यूरिया कहते होते हैं। ओलिगो यूरिया क्या है कि लेस देन 400 ml पर डे उस बंदे को जो है वो यूरिन आ रहा होगा, ठीक है। तो आप लोगों को लेस देन 400 ml पर डे यूरिन की हिस्ट्री मिल सकती है। देन क्या है, अब बताओ उसकी किडनीज प्रॉपर काम नहीं कर रही, तो जारी सी बात है उस बंदे के दूसरा बॉडी के अंदर जो एसिड्स हैं, उस बंदे की बॉडी के अंदर जो पोटेशियम है, आपकी बॉडी उसको भी एक्सक्रीट नहीं कर पाएगी। नॉर्मली आपकी बॉडीज क्या कर रही हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जो एसिड्स वगैरह होते हैं ना ज्यादा, उनको भी यूरिन के अंदर एक्सक्रीट कर देती होती हैं। लेकिन अब उसकी जो किडनीज काम नहीं कर रही, तो आप बताओ एसिड्स को एक्सक्रीट कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी। तो उस बंदे के अंदर आप लोगों को क्या मिल सकता है जनाब? मेटाबॉलिक एसिडोसिस मिल सकता है। उस बंदे के अंदर जनाब आप लोगों को ओलिगो यूरिया मिल सकता होता है। ये सेकंड फेज है, ठीक है, जिसके अंदर आपका जो है वो डैमेज हो चुका है और आपका किडनी जो है वो उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। तो एक उसमें क्या हो रहा है? ओलिगो यूरिया हो रहा होता है। देन दूसरा क्या है कि आपकी बॉडी एसिड्स को एक्सक्रीट नहीं कर पा रही, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रही होती है। आपकी बॉडी पोटेशियम को एक्सक्रीट नहीं कर पा रही यूरिन के अंदर, तो आपके अंदर जो है वो हाइपरक्लीमिया हो रहा होता है। आपकी बॉडी नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से रिमूव नहीं कर पा रही, तो आपके अंदर जो है वो यूरीमिया हो रहा है, ठीक है। व्हाट इज यूरीमिया? यूरीमिया यह है कि आपकी किडनीज जो है वो फंक्शन नहीं कर पा रही, और उसकी वजह से आप लोगों को आपके ब्लड के अंदर जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट का लेवल ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से आप लोगों को जो है वो सिम्टम्स आ रहे होते हैं। सिम्टम्स कौन से आ रहे होते हैं? इसमें आप लोगों की यूरीमिया के अंदर चार चीजें आ जाती हैं। एक होता है पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस इसमें मैं सिंपल वर्ड्स के अंदर कहता होता हूं कि आपका दिल दिमाग सब खराब हो जाएगा, ठीक है। दिल मींस के आप लोगों का जो हार्ट होता है, इसके गिर्द जो लेयर होती है उसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। तो जब आपका यूरीमिया होता है तो दैट कैन ट्रिगर इन्फ्लेमेशन ऑफ योर पेरिकार्डियम, तो आपकी पेरिकार्डाइटिस हो सकती है। देन दूसरा ये जो है, ये वाला जो यूरीमिया है, ये आप लोगों के ब्रेन के लिए डैमेजिंग होता है, ठीक है। तो आप लोगों का ब्रेन का डैमेज हो जाना, इसको हम क्या कहते हैं? इंसेफेलोपैथी। तो उसके अंदर क्या हो जाएगा? इंसेफेलोपैथी। तो जब आप लोगों की इंसेफेलोपैथी होती है तो बंदे का अपने हाथों पे प्रॉपर कंट्रोल नहीं रहता। जब उसका हाथों पे प्रॉपर कंट्रोल नहीं रहता तो उसके हाथ परिंदे की तरह फड़फड़ाने लग जाते हैं। तो इनको हम क्या कहते होते हैं? इसको हम एस्ट्रेक्सिस कहते होते हैं, इसको हम फ्लैपिंग ट्रिमर्स कहते होते हैं। कि जब इंसेफेलोपैथी हुई तो आपके हाथों पे प्रॉपर कंट्रोल नहीं रहा, तो आपके हाथ परिंदों की तरह फड़फड़ाने लगे, जिसको हम फ्लैपिंग ट्रिमर्स कह रहे हैं। तो आपको फ्लैपिंग ट्रिमर्स मिल सकते हैं। देन आप जारी सी बात है वो बंदा सारा बीमार हुआ पड़ा है। तो आपको पता है जब आप लोग बीमार होते हो तो आपकी भूख मिट जाती होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? एनोरेक्सिया। तो उस बंदे के अंदर आप लोगों को जनाब एनोरेक्सिया मिल सकता है। उस बंदे के अंदर आप लोगों को जो है वो नोजिया मिल सकता होता है, ठीक है। तो ये जो सारे, इनको हम चारों को इकट्ठा कह देते हैं यूरीमिक सिम्टम्स। पेरिकार्डाइटिस, इंसेफेलोपैथी, उसके बाद एनोरेक्सिया, नोजिया। इट मींस आपको क्या पता चल गया कि वो बंदा जिसकी किडनीज प्रॉपर काम नहीं कर रही, तो उसके अंदर आप लोगों को ये वाले जो सिम्टम्स हैं वो मिल सकते होते हैं। तो इसको हम क्या कह देते हैं? इसको हम यूरीमिया जो है वो कह देते हैं। तो आपको पता है इधर किडनीज प्रॉपर काम नहीं कर रही, तो आप लोगों को ये वाले जो यूरीमिया वाले सिम्टम्स हैं वो मिल सकते होते हैं। अब क्या है, अब आप लोगों की जो किडनीज हैं वो डैमेज हुई पड़ी थी, तो अब आपको आपकी जो ट्यूब्यूल्स हैं वो इधर डैमेज हुई पड़ी थी, तो अब क्या होगा? अब आप लोगों का जो किडनीज क्या करेंगी? वो दोबारा से रीजनरेट करने की कोशिश करेंगी, ठीक है। तो इधर के ये वाले जो एपिथेलियल सेल्स हैं जो कि डैमेज हो गए थे, तो अब वो दोबारा क्या करते हैं? वो रीजनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो इधर दोबारा से जो न्यू सेल्स हैं वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह करके इसको हम क्या कहते हैं? री एपिथेलियाइजेशन, ठीक है। तो ये आपने याद रख लेना है कि देन क्या होता है? देन आपका रिकवरी फेज स्टार्ट होता है, जिसमें क्या हो रही थी? री एपिथेलियाइजेशन हो रही थी। वो आपसे इसी तरह पूछता है कि क्या हो रहा था इस फेज के दौरान। तो इस फेज के दौरान री एपिथेलियाइजेशन हो रही होती है। इस फेज के दौरान आपकी ट्यूब्यूलर रीजनरेशन हो रही होती है। तो दोबारा से वही आप लोगों की प्रॉपर प्यारे वाली ट्यूब्स बन जाती होती हैं। अब पता क्या होता है? आपको पता है कि जब एक बच्चा जो है वो, कोई भी बंदा जो है वो न्यू जॉब के लिए आता है ना, तो वो बड़ा जोशीला होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा काम करूं। तो बिल्कुल इसी तरह जब ये न्यू सेल्स आते हैं ना, तो ये बड़े जोशीले होते हैं, ये बहुत ज्यादा काम, अब ये ज्यादा काम करने की चाह में बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस करवा देते होते हैं। तो जब आपका रिकवरी फेज स्टार्ट होगा तो इसमें आपने याद रखना है इधर आपको पॉलीयूरिया मिल रहा है। तो यही चीज डिफरेंशिएट करती है, किसको डिफरेंशिएट करती है? मेंटेनेंस फेज को फ्रॉम रिकवरी फेज। कि जो मेंटेनेंस फेज होता है उसके अंदर ओलिगो यूरिया होता है, लेकिन जो आपका रिकवरी फेज होता है उसके अंदर पॉलीयूरिया होता है। काफी ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस हो रहा होगा, कितना? मोर देन 3 लीटर पर डे आपको यूरिन मिल सकता है। नॉर्मल आपका जो यूरिन होता है ना, यूरिन की प्रोडक्शन वो 800 से लेके 2 लीटर पर डे जो है ये नॉर्मल होती है। लेकिन इस बंदे के अंदर पोली यूरिया हुआ पड़ा है, मींस कि आप लोगों को 3 लीटर पर डे यूरिन जो है वो, मोर देन 3 लीटर पर डे यूरिन जो है वो इस बंदे के अंदर मिल सकता है। देन बहुत ज्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा, बहुत ज्यादा कैरेटिन को बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा। तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन सीरम कैरेटिन लेवल जो है इन सब का लेवल फॉल कर जाएगा। उसके बाद पोटेशियम एक्सक्रीट नहीं हो रहा था, तो उसको भी हम बॉडी से एक्सक्रीट करवा देंगे, तो हाइपोक्लीमिया हो जाएगा। और ये वाला जो हाइपोक्लीमिया होता है यह बड़ा डैमेज, मतलब आप लोगों की इवन के इसकी वजह से जो है वो बंदे की डेथ भी हो सकती होती है। तो इसको हमने लाजमी जो है वो ठीक करना होता है। तो हाइपोक्लीमिया हो सकता है। तो आपने बस याद रख लेना है कि रिकवरी फेज के अंदर जो चीज हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होती है दैट इज हाइपोक्लीमिया। इसको हमने लाजमी तौर पर क्रैक करना होता है। बाकी आप लोगों का
मतलब जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट वगैरह है उसको रिमूव कर दिया जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह हैं उनको हम जो है वो रिमूव कर देते थे। तो आपने सिंपल याद रख लेना है कि इस फेज के अंदर आपकी जो किडनीज है वो बहुत ज्यादा काम कर रही होती हैं। अब बात आ जाती है कि एमसीक्यूज किस तरह आएगा और आपकी जो हिस्ट्री है वो किस तरह होगी। तो इसमें आप लोगों ने याद रख लेना है कि मोस्टली आपको जो हिस्ट्री देगा वो किसी ऐसे बंदे की हिस्ट्री देगा जो कि हॉस्पिटल के अंदर एडमिशन में होगा, मतलब जिसका जो हॉस्पिटल में एडमिट होगा। तो आपको पता है जो बंदा हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होता है तो वो बहुत बीमार होता है, उसका ब्लड प्रेशर जो है वो भी डाउन होता है, मोस्टली जो है वो डिहाइड्रेटेड होता है। तो इन सारी कंडीशन के अंदर इट मींस के वो बंदा जो है वो काफी ज्यादा डिहाइड्रेटेड है, ये वाले जो सारे प्रॉब्लम्स हैं वो हैं उस बंदे के अंदर। इट मींस के उसके अंदर जो किडनीज डैमेज होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा हैं। तो आपने याद रख लेना है कि मोस्टली आप लोगों की जो एक्यूट किडनी इंजरी है वो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स के अंदर हो रही होती है, वो ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो प्रॉब्लम है ये इस बंदे के अंदर आप लोगों को मिल रही होती है और ये अक्सर मतलब खुद ब खुद ही जो है वो रिजोल्व हो जाती होती है। लेकिन क्या है कि अगर आप लोगों का ये वाला जो ओलिगो यूरिक फेज है ये बहुत ज्यादा चल जाए, ठीक है, ये बंदा जल्दी रिकवर ना हो तो इवन के उस बंदे की जो है वो डेथ भी हो सकती होती है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने याद रख लेनी है। बाकी अगर इस बंदे के यूरिन के अंदर आप लोग दूसरा सोडियम का लेवल चेक करोगे, ठीक है, तो सोडियम का लेवल भी ज्यादा होगा बिकॉज आप लोगों की जो किडनीज हैं वो डैमेज हुई पड़ी हैं। ठीक है, तो जनाब ये था हमारा टॉपिक ऑफ एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। ठीक है, इसमें आप लोगों ने सिर्फ सिंपल क्या याद रख लेना है कि ये वाला जो बंदा है ये आपके पास वही फ्लैंक पेन के साथ प्रेजेंट कर जाएगा। ये वाला जो बंदा है ये आपके पास ओलिगो यूरिया के साथ प्रेजेंट कर जाएगा। बंदा मोस्टली हॉस्पिटल के अंदर आपके पास एडमिटेड होगा। ठीक है, और देन आपको पता चल गया कि इसमें हमने दो काजेस पढ़ी, इस्कीमिया था या नेफ्रोटॉक्सिसिटी थी, और देन इसमें हमने थ्री फेजेस पढ़ी। मेन हमारे पास दो फेजेस थी, एक मेंटेनेंस जिसमें ओलिगो यूरिया था, दूसरा रिकवरी जिसमें जो है वो पोली यूरिया था। तो जनाब यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस का वो होता है एंड।